2026 में जो लेखपाल का एग्जाम होने वाला है ना, उसमें आप सभी लोग और कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे 5 गलतियां करवा रहे हैं और इन 5 गलतियों से आपको 10 नंबर का नुकसान होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि कोचिंग छोड़ दो अपनी, जिसको भी पढ़ रहे हो, जिस भी किताब और जिस भी कोचिंग से तुम पढ़ रहे हो ना, उसमें ये मिस्टेक्स अपने आप को अवॉइड करके चलो कि मुझे ये गलतियां नहीं करनी है और मुझे इनसे बच के चलना है। मैं सब आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद से ही मल्टीपल टाइम्स बिना कोचिंग की चीजें अचीव करी हैं और मैं समझ सकता हूँ कि एक अच्छा पेपर बनाने में और अच्छा पेपर अटेम्प्ट करने में क्या डिफरेंस होता है। मैंने जब भी एग्जाम की तैयारी की है विदाउट कोचिंग के, तो मैंने एक चीज को प्रायोरिटी पे रखा है कि भाई मुझे कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं जाना है और यही मेरा मूल मंत्र था। जो भी हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, इसमें 12,000 लोग जुड़े हुए हैं। इस पे जो हम नोट्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और टेस्ट देते हैं, उसका बेसिक सेंस यही है कि जो गलतियां आपसे कोचिंग सेंटर वाले करवा रहे हैं उनसे आपको बचा के चलाना है मुझे। तो मैं आपको 5 वो मिस्टेक्स बताऊंगा और सिर्फ मिस्टेक नहीं बताऊंगा, उनका प्रॉब्लम भी बताऊंगा कि प्रॉब्लम है क्या, और उसके बाद उसका सोल्यूशन बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन आपको करना कैसे है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी है ग्राम समाज के बारे में। 5 नंबर के लिए बहुत कुछ बोला जा रहा है आपसे। जरी पढ़ लो, भूमि मापन पढ़ लो, भूमि मापने के तरीके पढ़ लो, लेखपाल की कार्यशीलता पढ़ लो, लेखपाल क्या काम करता है वो पढ़ लो। ये सब चीजें बकवास है। मुझे बताओ ग्राम विकास का जो सिलेबस है उसमें क्या टॉपिक है? लेखपाल का सिलेबस पूरी तरह से साफ साफ बोलता है कि भाई कभी कहीं पे भी भूमि मापन है ही नहीं, तो पढ़ क्यों रहे हो? जरीब के साइज पढ़ रहे हो। ये सिलेबस है 2015 का और ये सिलेबस शायद 2019 में भी रिपीट हुआ था, लेकिन उसके बाद से इस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन आए जरा आप देखिए। सिलेबस आपको कितने क्वेश्चन आने के लिए बोल रहा है? कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने अपने नोट्स अपडेट नहीं किए हैं, जिनका तैयारी कराने का तरीका ये है कि भाई नोटिफिकेशन आया, पुराने नोट्स उठाओ, उन्हीं को नए तरह से शेप दे दो और बेच दो। अगर इस तरीके से करना है आपको तो ठीक है, लेखपाल की नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। जिनको सीरियस होकर तैयारी करनी है उन्हें सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करना है ग्राम विकास में। पहला तो स्वास्थ्य योजनाएं सिलेबस में लिखा है, रोजगार योजनाएं, ग्रामीण रोजगार योजनाएं बकायदा, और किसान की ग्रामीण योजनाएं जो भी रूरल डेवलपमेंट की है। अब जितनी भी स्कीम है 1947 से और 2026 तक सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो बहुत सारी स्कीम हो गई, तो इसको करने का एक तोड़ है। 2026 से लेके पीछे जाओ 2024 तक, सबकी सब स्कीम पढ़ लो जितनी भी लॉन्च हुई थी। 2024 से 2000 तक जाओ, मेन मेन स्कीम पढ़ो जो भी मेन मेन स्कीम थी तब तक। 2000 से 1947 तक जाओ, जितनी भी 3 से 4 स्कीम आपको पढ़नी है। इस पूरे प्रोग्राम में शायद से 8 या 9 स्कीम है। 2000 से लेकर 1947 तक सिर्फ 8 से 9 स्कीम है, वो आपको पढ़नी है यहाँ पे, और उनको पढ़ के आपका काम खत्म हो जाएगा। इससे बाहर ग्रामीण विकास में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप भूमि का मापन पढ़ोगे, भूमि का आकार पढ़ोगे, अपना समय खराब करोगे। इससे अच्छा ये है कि वो समय प्रैक्टिस में लगाओ। दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है करंट अफेयर की। करंट अफेयर के नाम पे कुछ भी छाप रहे हैं, पता ही नहीं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्राइटेरिया क्या है। वो ऐसे भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो कभी करंट अफेयर में पूछे जा ही नहीं सकते। उसका तरीका क्या है? बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो करंट अफेयर में 33 या 333 नहीं, सिर्फ 33 टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। वो मुझे 33 टॉपिक कैसे पता लगा? क्योंकि कमीशन ने तो लिखा नहीं है। कमीशन ने तो लिखा है नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट की जो भी समसामयिक की घटनाएं हैं वहां से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और इसी ने कोचिंग वालों को, किताब वालों को छूट दे दी है अपने हिसाब से कि भाई जो मन करे वो छाप दो। किसी भी पेपर को पास करने का तरीका ये होता है कि आप उसके पैटर्न को समझ लो। वो पैटर्न से क्या है? मैंने यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी 10-12 साल के पिछले पेपर आए हैं उन सभी में करंट अफेयर के सेक्शन को निकाल के एक तरफ रखा, और मैंने क्या पाया? ये 33 टॉपिक है जहां से यूपी ट्रिपल एससी ने आज तक करंट अफेयर के सवाल पूछा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि भाई जाना, सर्च करना और मुझे एक क्वेश्चन ऐसा दिखा देना जो इन टॉपिक से बाहर आया है। नहीं आया है। रीजन क्या है? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने अपने आप को फिक्स किया हुआ है। और सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी ने फिक्स किया है क्या? नहीं। यूपीएससी से लेके यूपी ट्रिपल एससी तक सब एग्जाम में अगर आपको करंट अफेयर पूरी करनी है तो इन 30-33 टॉपिक पे ही करंट अफेयर चलती है, इससे बाहर कोई टॉपिक नहीं जाता। ये हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एससी इसको एनालिटिकल वे में ना पूछे, सब्जेक्टिव वे में पूछ ले, थ्योरेटिकल वे में पूछ ले, और यूपीएससी इसको एनालिटिकल वे में पूछे। रीजन बस अंतर यहाँ पे आता है। तो आपको जो करंट अफेयर पढ़ना है वो इस तरीके से पढ़ना है। अब पढ़ोगे कैसे? उसका भी बड़ा साधारण सा नियम है। सोल्यूशन क्या है? 33 कोर टॉपिक है, ये आपको पता लग गया। कैसे पता लगेगा? टेलीग्राम पे जाना, वहां पे आपको इसकी लिस्ट पड़ी हुई मिल जाएगी, वो से जाके डाउनलोड कर लेना। दूसरा है आपको सिर्फ 8 महीने तक की करंट अफेयर पढ़नी है। 8 महीने से ज्यादा आगे मत जाना। उसके भी कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि 8 महीने के अंदर इतने सारे इवेंट हुए हैं कि वो आपस में अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। जो यहाँ पे आपने स्पेस देखा होगा ना, 8 महीने के अंदर बहुत स्पेस इवेंट लॉन्च हो चुके होंगे। उसके बाद हथियार बहुत ज्यादा खरीदे गए होंगे, इलेक्शन बहुत सारे हो गए होंगे। तो जो एक साल में एक बार घटना होने वाली होती है उसमें आती है, उसमें सिर्फ रिपोर्ट और इंडिसेस वगैरह होते हैं। बाकी सभी चीजें जो 33 टॉपिक की है ये एक साल में 2 या 3 बार तो रिपीट होती ही होती। तो मैक्सिमम आपको 8 महीने लेके चलना है। अगर बहुत ज्यादा अनसिक्योर फील करने हो तो हद से हद 1 साल को कंसिडर करके चलना, इससे आगे मत जाना। और इसके भी नोट्स कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे उसके भी नोट्स दे दूंगा मैं आपको। नाउ द थर्ड पॉइंट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए तो भाई मैं क्या ही बताऊं आपको। हिस्ट्री में तो ऐसा किया हुआ है कि जिसने हिस्ट्री कोचिंग वालों से किताबों से पढ़ ली उसका फेल होना, उसका टाइम वेस्ट होना तो तय ही तय है। मैं नहीं चाहता कोई फेल हो, पर हाँ टाइम वेस्ट तो उसका हो गई। रीजन क्या है? देखो हिस्ट्री में आपको पढ़ाया जा रहा है क्या? सिंधु वैली सभ्यता। उसके बाद क्या आपको पढ़ाया जा रहा है? वैदिक एज। उसके बाद आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? कुछ भी पढ़ा रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य पीरियड पढ़ा रहे हैं आपको, आपको हर्षवर्धन पढ़ा रहे हैं, आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ा रहे हैं। कहाँ पे लिखा है? इस पूरे एरिया में क्या लिखा है भाई? इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर लिखा दिख रहा है? नहीं लिखा दिख रहा होगा। रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने मांगा ही नहीं है। आपका 80 से 80-20 का रूल आपको यहाँ पे लागू होगा। 80 क्वेश्चन ना आपके आने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, और 20 क्वेश्चन भी आएंगे तो एंशियंट से या मेडिवल से आएंगे। 20%, 5 का 20% कितना होता है? एक क्वेश्चन आपका आएगा या तो मेडिवल से या फिर
एंशियंट से। उसके लिए आप इतना लंबा चौड़ा टाइम अपना क्यों खराब कर रहे हो? आप अपना मेन टाइम किसको दो? स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता के उद्भव और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की जो घटनाएं थी, जो सिलेबस में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, उसको दो। उसके सिवा अगर आप कहीं पे अपना टाइम दे रहे हो तो वेस्ट कर रहे हो टाइम को। शुद्ध रूप से हड़प्पा सभ्यता पढ़ लो, विजयनगर साम्राज्य पढ़ लो, आर्ट एंड कल्चर। और जो देखो, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे ना, उसको भी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक पक्षों के रूप में पढ़ना है आपको, उसको भी कोरा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे बड़ा इशू आया है, उसका सोल्यूशन मैं आपको कैसे बताऊंगा जब मैं आपको नोट्स दूंगा, टेस्ट दूंगा। मैंने इसके जो नोट्स हैं वो इसी एंगल से बनाए हैं, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा। अब होता है साइंस का, जो हमारे टेलीग्राम के 12,000 लोग हैं उनके लिए आज मैं 8:30 बजे एक लाइव स्ट्रीम लेने वाला हूँ, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि साइंस में क्या क्या मिस्टेक हो रही है। तो मिस्टेक साइंस में सबसे बड़ी ये हो रही है कि साइंस का सिलेबस यूपीट्रिपलएससी ने किसके हिसाब का बनाया है? अगर आपको जान के आश्चर्य ना हो तो ये यूपीएससी का सिलेबस है साइंस का, और यूपीट्रिपलएससी को भी इसको ही फॉलो, यूपीपीसीएस भी इसको ही फॉलो करता है। अब ये सिलेबस जो साइंस का है, ये है करंट ओरिएंटेड। इस सिलेबस में थ्योरेटिकल पार्ट की कोई जगह नहीं है। इस पूरे पार्ट में मुझे थ्योरेटिकल पार्ट अगर आप ढूंढने चलोगे तो सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पार्ट में सूक्ष्म जीव विज्ञान मिलेगा, जो कि आता ही आता है। इसके सिवा कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट एनसीईआरटी का नहीं है। जब ये सिलेबस आया था शुरू में तो मुझे शक था कि क्या यूपीट्रिपलएससी इतने हाई लेवल के साइंस के क्वेश्चन बना पाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी उसने जारी किया है सिलेबस किसका? लोअर पीसीएस का। और लोअर पीसीएस के सिलेबस में भी सेम जो साइंस का सिलेबस है उसने ऐसा ही रखा है, बकायदा 10 नंबर का वेटेज दे दिया है। 5 नंबर से 10 नंबर का वेटेज दिया है, यानी कि सीरियस तो वो है। साइंस को लेके यूपीट्रिपलएससी बड़ा सीरियस है। और जब उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी है तो यकीन भी मान के चलिए उसके क्वेश्चन भी चेंज होंगे। लेकिन हो क्या रहा है, क्वेश्चन तो चेंज पता नहीं यूपीट्रिपलएससी कब करेगा अपने, लेकिन जो हो रहा है वो लोग एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि इसके टेस्ट दो, क्वेश्चन दो, सोल्व करो और ठीक हो जाएगा। आपको आधी भाई मैं तो मानता हूँ ये तैयारी ही नहीं है। अब यहाँ पे आपके सामने दो इशू हैं। पहला इशू तो ये है कि क्या यूपीट्रिपलएससी इसी सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन बनाएगा या थ्योरेटिकल जैसे बनाता आया है वैसे बनाएगा, हमें नहीं पता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या मैं थ्योरेटिकल पढ़ूं या मैं जो मॉडर्न सिलेबस के अनुसार है वो पढ़ूं। सेफ जोन में अगर रहना है आपको, अपने 5 नंबर बचाने हैं लोअर पीसीएस में, सॉरी 5 नंबर बचाने अगर लेखपाल में, और 10 नंबर बचाने हैं लोअर पीसीएस में। लोअर पीसीएस में 10 नंबर का मतलब समझते हो? सिलेक्शन नहीं और सिलेक्शन हाँ, इसी 10 नंबर पे डिपेंड करेगा। तो आपके सामने कोई चारा है ही नहीं, तो आपको थ्योरेटिकल तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको करंट बेस एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने दोनों में से किसी भी चीज को मिस किया तो समझ लेना आप, देखो एग्जामिनेशन में सबसे मैटर क्या करता है, आपका कितने कॉन्फिडेंस से आप वहां पे जा रहे हो। अगर आप बहुत लूज कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो तो एग्जामिनेशन में आप सोल्व नहीं कर पाओगे। और नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है एनवायरमेंट की। अब मैं आपको एनवायरमेंट के बारे में बताऊंगा। और मुझे आश्चर्य पता क्या हो रहा है, 3 तरह के छात्र होते हैं। पहले तरह के छात्र तो वो हैं जो सच में मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सिलेक्शन अपनी ले जाएंगे, उन्हें पता है मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, उस गलतियों से वो सीखते हैं। दूसरी तरह के छात्र वो होते हैं जिन्हें पता है मुझे मेहनत करनी नहीं है, मैंने बस किसी के दबाव में आके फॉर्म भर दिया, शायद से मेरे पिताजी कह रहे थे, मेरी माताजी कह रही थी, अब मुझे फॉर्म तो मैंने भर दिया पर मुझे तैयारी करनी नहीं है। उन्हें पता है कि वो फेल होने वाले हैं तो उन्हें भी कोई डाउट नहीं होता। तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जो जिनके अंदर साहस नहीं होता, उनके अंदर ये स्वीकार करने का साहस नहीं है कि मैं तैयारी अच्छे से नहीं कर रहा, और उनके अंदर ये भी स्वीकार करने का साहस नहीं है कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। तो वो क्या करते हैं, वो टाइम वेस्ट करते हैं अपना इधर उधर। वो कोशिश करेंगे, दिखाएंगे सबको कि मैं पढ़ रहा हूँ, पर वो पढ़ते नहीं है, एक्चुअली में वो नहीं पढ़ रहे होते। तो यही रीजन है आपकी चीज बार बार कीप रिपीट होने का, आपकी फेलियर्स को बार बार रिपीट होती है, उसका मुख्य कारण ये है। अब देखो पर्यावरण में ना 10 नंबर का कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब यही 10 नंबर के कॉन्सेप्ट आएगा लोअर पीसीएस में। अब जो लोअर पीसीएस में भी यही सिलेबस है और यूपीट्रिपलएससी के लेखपाल में भी यही सिलेबस है, तो ये मान के चलो कि यूपीट्रिपलएससी ने मन बना लिया है कि अब हम शिफ्ट कर जाएंगे। अब जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पद हैं उनके लिए हम सेम सिलेबस को फोकस करेंगे, उसमें डेप्थ लाएंगे। यूपीट्रिपलएससी अब अपने सिलेबस में डेप्थ लेके आने की कोशिश कर रहा है। जो एनवायरमेंट का सिलेबस है उसने 2 जगह रिपीट किया है। इसका मतलब क्या है, इसके मतलब उनके पास ठीक ठाक क्वेश्चन एनवायरमेंट के हैं। तो एनवायरमेंट को ऊपर ऊपर मत पढ़ना, समझ के चलना कि एनवायरमेंट के 5 नंबर तो आपदा प्रबंधन से आएंगे और 5 नंबर आएंगे पर्यावरण से। और पर्यावरण को उन्होंने आपको बता दिया है कि क्या क्या आएगा। और जो एनवायरमेंट में गलती हो रही है उसके लिए पता क्या रहा है, 15 से 30 पेजेस के अंदर जो बड़ी बड़ी किताबें अभी वो भी इस चीज को खत्म कर दे रही है। 15 से 30 पेज समझिए, यानी अगर आगे पीछे से काउंट करें सिर्फ 15 पेजेस या 7.5 पेजेस में एनवायरमेंट का चैप्टर खत्म हो जा रहा है। कहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा आपका, मुश्किल आएगी बड़ी। और ये सिलेबस बहुत बड़ा है, और जो लेखपाल के साथ साथ लोअर पीसेस की तैयारी कर रहे हैं उनको समझ के चलना चाहिए कि ये मुसीबत की जड़ होने वाली है आपकी, यहाँ से बच के चलना। और इसके लिए मैंने आपको सोल्यूशन सिंपल सा है। इसके लिए तो हमने खुद के नोट्स बना रखे हैं, काफी डिटेल से बनाए हुए हैं। वो नोट्स को आप टेलीग्राम पे जाके फ्री में डाउनलोड कर लेना, वहां से जाके पढ़ सकते हो। अधिकतर चीजें जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो फ्री ऑफ द कॉस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये स्क्रीन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों से बचो, साधारण सी बात है। तो देखो टीचर आपको बहुत मिलेंगे, समझाएगा भी आपको हर कोई कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सही चीज कौन बता रहा है उसको वेरीफाई करने का बड़ा साधारण सा तरीका। 2 तरह से लोग होते हैं। पहले तरह के वो लोग होते हैं जो मन से बात करते हैं, दूसरे तरह के वो लोग जो अपने अनुभव से बात करते हैं। मन से जो बात कर रहा होता है उसके पास बताने के लिए कुछ होता नहीं है, सिर्फ वो अपने मन की आवाज को बोलता है। अधिकतर वो लोग ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट भी मैंने देखे हैं जो तैयारी तो करते नहीं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि कुछ हार्ड चीज हो रही है, कुछ ऐसी चीज हो रही है जो मेरे से नहीं हो पाएगी, जो मुश्किल है, तो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कट ऑफ इतनी ऊपर नहीं जाएगी, सिलेबस इतना टफ नहीं होगा।
बहुत बहुत स्टूडेंट देखे हैं मैंने। और जो लोग तर्क से बात करते हैं उनके पास बताने के लिए होता है कि हाँ देखो इस चीज में इतना डिफरेंस आया है, ये परसेंटेज के रूप में इतना चेंज हो रहा है, मुझे अपनी तैयारी को भी इतने परसेंटेज में चेंज करना होगा। सिलेक्शन कौन से लोगों का होता है? जो सेकंड नंबर पे है। जो फर्स्ट नंबर वाले हैं ये भीड़ है, ये वो भीड़ है जो आपको एग्जाम सेंटर के बाहर मिलती है देखने के लिए। हमेशा आपको लगेगा कि एग्जाम में 90,000 लोगों ने फॉर्म भरा, 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। एग्जाम को क्रैक करने वाले अधिकतर लोग 7% होते हैं। तो जो लोग एग्जाम क्रैक करते हैं अधिकतर वो लोग तर्क वाले होते हैं, वो चुपचाप आते हैं, वो लोग चुपचाप आएंगे, तर्क के हिसाब से जो भी चेंज अपने अंदर करना है करेंगे और चुपचाप सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। तो आपको शांति से समझना है, कोई हबड़ दबड़ नहीं चाहिए, किसी से आपको कंपटीशन नहीं करना है, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद के लिए मेहनत करनी है। आपको किसी को साबित करने के लिए मेहनत नहीं करनी, आपको अपने स्कोर सुधारना है, अपनी मेहनत सुधारनी है। इसके सिवा अपने कान को बंद कर लीजिए, इसके सिवा कुछ मत कीजिए। देखो जो भी चेंज आ रहा है कमीशन बताता है, कमीशन के पेपर को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे मेरी कोशिश सिर्फ आपको ये बताने की नहीं होती कि जो मैं आप बता रहा हूँ सिर्फ वही समझो, मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर भविष्य में मैं किसी सब्जेक्ट के लिए आपके लिए एनालिटिकल वीडियो ना लेके आ पाया तो आपको खुद से वो चीजें कैसे एनालिसिस करनी है। तो सिलेबस को देखो, यूपीटीपीएससी का जो भी आपका कमीशन है उसके एग्जाम चेंज के पैटर्न को देखो और इस हिसाब से जाओ एग्जाम में तैयारी करके आओ।